हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएससीए चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। जो टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो वैक्सीन होता है, टीका होता है, ये हमारे शरीर में काम कैसे करता है और ये कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले 3 साइंटिस्ट जो थे, वैज्ञानिक थे जो इसके बारे में बहुत ज्यादा अपना योगदान दिए। पहले उन लोगों के बारे में जान लें क्या है। पहले साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, एडवर्ड जेनर, सर एडवर्ड जेनर। एक साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर। एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर। एक और सर है वॉन बेरिंग। ये जो 3 साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपना वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये क्या अपना योगदान दिए। तो सबसे पहले देखेंगे एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर सर जो थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इम्यूनिटी। इनको इम्यूनिटी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनिटी है, फादर ऑफ प्रतिरक्षा की क्या है, जनक। एडवर्ड जेनर सर प्रतिरक्षा की क्या है, जनक है। इन्होंने देखा कि जो ग्वाले होते हैं, जो गऊ को पालते हैं, ग्वाले होते हैं, ये गायों के बीच में रहते हैं, लेकिन इन्हें जो स्मॉल पॉक्स है, ये स्मॉल पॉक्स इनको नहीं होता। जब इन्होंने इस पर अपना रिसर्च किया, खोज किया, तो इनको पता चला कि ये जो यहाँ पे जो ग्वाले होते थे, ग्वाले जो होते थे, जो गायों को पालते थे, इन ग्वालों के शरीर पर एक निशान होते थे, निशान या स्कैब होते थे, चकत्थे होते थे। इन ग्वालों के शरीर पर निशान होते थे। एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इन निशान में से कुछ पदार्थ, सब्सटेंस को निकाला। कुछ पदार्थों को यहां से क्या किया भाई, निकाला, और इनको निकालकर दूसरे 8 से 10 साल के बच्चों में इनको क्या किया, 8 से 10 साल के बच्चों में इनको क्या किया है, डाला। इन पदार्थों को 8 से 10 साल के बच्चों में डाला। तो ये क्या पाते हैं कि जो 8 से 10 साल के बच्चों में जब इनको डाला गया, इन निशान में से जो पदार्थ को निकाला गया, उन बच्चों में भी क्या होता है, स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं होता है। इन्होंने इसको बार बार दोहराते रहे और फिर से क्या किया, कुछ वयस्क लोगों में भी इसको बार बार पदार्थों पर विश्लेषण किया और यही करते गए। तो वहां पर भी देखते हैं क्या कि जो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। इन्होंने तभी वैक्सीनेशन की उदाहरणों को दिया और कहा कि वैक्सीनेशन की अवधारणा में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो होता है एंटीबॉडी बन जाता है, और यही एंटीबॉडी जो होता है वैक्सीन की तरह भाई काम करता है। इसीलिए इनको बोला गया फादर ऑफ इम्यूनिटी। तो फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है, एक क्वेश्चन मेरे यहां से बन सकता है। तो एडवर्ड जेनर है, सर एडवर्ड जेनर, जिनको फादर ऑफ इम्यूनिटी कहा गया। और इन्होंने ऐसे दिया था, किसकी, वैक्सीनेशन की अवधारणा को इन्होंने ऐसे समझाया था। इसके बाद एक अगले सर है लुईस पास्चर के बारे में जानेंगे। तो जो लुईस पास्चर सर थे, लुईस पास्चर ने सबसे जरूरी बात बताया था कि जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण जब होता है, जब टीका बनाया जाता है, वैक्सीन बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो पैथोजन होते हैं उनको इनएक्टिव किया जाता है। मतलब वो रहते तो पैथोजन है लेकिन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो इसको निष्क्रियकरण करने के लिए
मतलब अगर देखा जाए तो लुईस पास्चर सर को इसका श्रेय जाता है। तो पैथोजन को अक्रिय या निष्क्रिय करे, जो पैथोजन होते हैं रोग कारक, अक्रिय करने में योगदान है। लुईस पास्चर सर का क्या योगदान है कि जो थे पैथोजन को क्या किया गया, अक्रिय किया गया। ये लुईस पास्चर सर कुछ वैक्सीन भी इनके द्वारा बनाई गई, जैसे कि चिकन कॉलेरा हो गया, रेबीज हो गया, आदि वैक्सीन इनके द्वारा बनाई गई सर के द्वारा। चिकन पॉक्स या इन सब चीजों के बारे में भी इन्होंने दिया। अब एक अगले साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया वैक्सीनेशन में और इम्यूनाइजेशन में, वान बेहरिंग। इनका सर का नाम है वान बेहरिंग। वान बेहरिंग क्या किए सर, पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया। पैसिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन को बोला जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण। क्या बोला जाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण। मतलब इम्यूनाइजेशन तो हो रहा है, प्रतिरक्षाकरण हो रहा है, लेकिन वो किस टाइप का हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, इनएक्टिव हो रहा है, इसमें अपना शरीर कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी इम्यूनाइजेशन को क्या बोला जाता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण। जैसे जब किसी को कोई स्नेक सर्प जब कोई डस लेता है तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको दिया जाता है एंटीवेनम। ये एक तरह का क्या होता है, वैक्सीन होता है, जो किस अवस्था में होती है, पैसिव होती है, मतलब ये बॉडी नहीं बनाती है, बॉडी में बना बनाया वैक्सीन दिया जाता है। ऐसे वैक्सीन को क्या बोला जाता है, पैसिव इम्यून बोला जाता है इसको। ठीक है, तो वान बेहरिंग ने क्या बताया था, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण के बारे में बताया था वान बेहरिंग सर। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने क्या किया था, वैक्सीनेशन में अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया था। पहले थे सबसे पहले नंबर पे हमने देखा एडवर्ड जेनर सर के बारे में। एडवर्ड जेनर सर ने क्या किया, फादर ऑफ इम्यूनिटी थे। इन्होंने बताया था कि स्मॉल पॉक्स जो होता है वहां पे जो ग्वाले होते हैं उनको नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो उनके जो वहां पे हाथ पैर में जो बॉडी में जो थे स्कब से निशान थे, उसमें से इन्होंने कुछ पदार्थ को निकाला और उसको क्या किया, 8 से 10 साल के बच्चों में सबसे पहले इंजेक्ट किया। उसके बाद देखा कि उन बच्चों को भी स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। फिर क्या किया गया, इन पदार्थों को दोबारा कुछ वैक्यूम में डाला गया, वहां पर भी देखा गया। ये बार बार करते रहे और बाद में इन्होंने इस चीज को पता लगाया कि यहाँ पर कुछ वैक्सीन नाम की चीज होती है। इन्होंने वैक्सीनेशन की अवधारणा को बताया। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर क्या थे, पैथोजन को अक्रिय करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने बताया था कि पैथोजन को कैसे अक्रिय किया जाएगा, और इसको करने के बाद इन्होंने चिकन कॉलेरा और रेबीज के वैक्सीन आदि बनाए गए। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण में सबसे आ जाते हैं ये वान बेहरिंग सर। इन्होंने पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया, एंटीवीनल के बारे में बताया। जैसे कि एक और होता है टिटेनस। टिटेनस का जो वैक्सीन होता है ये भी होता है पैसिव इम्यून पर काम करता है। तो ये था कुछ इन लोगों के बारे में। अब इसके बाद हम देखेंगे वैक्सीनेशन देखेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में देखेंगे। तो जो वैक्सीनेशन होता है इसका जो प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पर, सिद्धांत पर काम करता है। वैक्सीन जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल होता है ये क्या है,
प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो एक प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम होती है, जो इम्यून सिस्टम है उसके स्मृति के गुण पर होती है। किस पर होती है? स्मृति के गुण पर। मेमोरी मतलब स्मृति, स्मृति के गुण पर होती है। इम्यून सिस्टम के जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके स्मृति के गुण पर होती है। प्रिंसिपल इसका ये है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो एंटीबॉडी होती है, ये सॉरी वैक्सीन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कोई पैथोजन है, पैथोजन या कोई रोग कारक है, पैथोजन है, इस पैथोजन को क्या किया जाएगा? निष्क्रिय किया जाएगा, निष्क्रिय किया जाएगा, इनएक्टिव किया जाएगा। इसके बाद इससे क्या किया जाएगा? एंटीजेनिक प्रोटीन्स जो होते हैं, एंटीजेनिक प्रोटीन, प्रतिरक्षा करण प्रोटीन, एंटीजेनिक प्रोटीन हम इससे प्राप्त करेंगे किसी पैथोजन, रोग कारक। पैथोजन का मतलब होता है रोग कारक, जिसकी वजह से शरीर में कोई रोग या डिजीज होती है, उनको बोला जाता है पैथोजन। तो ये पैथोजन है, पैथोजन को क्या करेंगे? निष्क्रिय करेंगे। इसके बाद इससे एंटीजेनिक प्रोटीन हम प्राप्त करेंगे, और इस एंटीजेनिक प्रोटीन को क्या किया जाएगा? इस एंटीजेनिक प्रोटीन को बॉडी में डाला जाएगा। पैथोजन है, इसको निष्क्रिय किया जाएगा, या निष्क्रिय या इसको दुर्बलीकृत किया जाएगा, दुर्बलीकृत किया जाएगा, निष्क्रिय या दुर्बलीकृत किया जाएगा। फिर इससे एंटीजेनिक प्रोटीन प्राप्त करेंगे, और ये एंटीजेनिक प्रोटीन क्या करेगा? बॉडी में जाएगा। अब बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाने के बाद क्या करेगा? हमारी बॉडी जो होगी एंटीबॉडी बनाएगी। क्या बनाएगी भाई? एंटीबॉडी। बॉडी क्या बना देगी? एंटीबॉडी बना देगी, एंटीबॉडी बनाएगी। और ये एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये क्या करेंगे कि ये जो एंटीजन आता है, इस एंटीजन को क्या करेंगे? इनएक्टिव कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे। इस एंटीजन को इनएक्टिव कर देंगे, और ये शरीर में क्या करते हैं? दो प्रकार की सेल्स बनाते हैं। एक सेल्स जो होती है जिसको बोला जाता है बी सेल, और जो दूसरी होती है जिसको बोला जाता है टी सेल। बी सेल और टी सेल होते हैं जो वैक्सीन में बहुत ज्यादा अपना वो देते हैं, रिस्पांस देते हैं। बी सेल का काम होता है, ये मेमोरी वाली सेल होती है। मेमोरी वाली सेल मतलब जैसे इसकी एक फोटोकॉपी बन के रख जाएगी कि मान लीजिए फ्यूचर में फिर से कभी आप किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड होते हैं, तो ये क्या करेगा? तुरंत पहचान के रखेगा कि हमने पहले कोई एंटीबॉडी शरीर में बना के रखी है। तो क्या करेगा? शरीर को दोबारा एंटीबॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से बना हुआ रखा रहता है। ये बी सेल होता है। और जो टी सेल होता है, ये टी सेल क्या करेगा? जो एंटीबॉडी बनी रहेगी उसी का क्लोन कर देगा, क्लोन बनाएगा, और जिससे क्या हो जाएगा? अधिक मात्रा में एंटीबॉडी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये बी सेल और टी सेल मिलकर क्या करते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, और यही क्या है? आपका वैक्सीनेशन होता है। यही होता है, वैक्सीनेशन होता है। यहाँ पर दो तरह की कोशिकाएं हैं जो मैंने बताया, बी सेल और टी सेल। इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है काम पूरे वैक्सीनेशन में। तो इस तरह से आपका क्या होता है? वैक्सीन या काम करता है, टीकाकरण होता है। यह है आपका वैक्सीनेशन होता है। एक अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले वान बेहरिंग सर के बारे में। तो वान बेहरिंग ने क्या बताया, क्या किया था? निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण के बारे में बताया था। जैसे जो टिटेनस होता है, टिटेनस हो गया, या कोई स्नेक या सांप क्या किया?
10 लिया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है कि यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लोग इस तरह की एंटीजेनिक या एंटीबॉडी शरीर बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बनाने में समय लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बनी बनाई वैक्सीन इसको क्या किया जाता है, दिया जाता है। ऐसी वैक्सीन जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाई जाती है उसको बोला जाता है पैसिव या निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण या निष्क्रिय वैक्सीनेशन। तो टिटनेस हो गया, स्नेक हो गया, इसमें क्या किया जाता है, जो दिया जाता है टिटनेस की जो दी जाती है टीटी, या फिर स्नेक के लिए जो एंटीवेनम दिया जाता है, ये क्या होते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण। क्या होते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षाकरण। तो ये था आपका इसके बारे में। तो यहाँ पर होता है, ये जो सेल होती है इसको मेमोरी बोला जाता है, मेमोरी सेल बोला जाता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक छोटा सा टॉपिक और देख लेंगे इसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यहीं पे लिख दे रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या करते हैं, अधिक मात्रा में हम वैक्सीन का जब अधिक मात्रा में वैक्सीन प्राप्त कर लेते हैं तो इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें क्या करते हैं, कोई बैक्टीरिया होता है या ईस्ट, कोई बैक्टीरिया हो गया या ईस्ट जो होता है, इससे क्या करते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अधिक पैमाने पर लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, वैक्सीन को क्या कर देते हैं, बनाते हैं। इसी विधि को क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे कि इसके द्वारा बनाया गया हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ही आधार पर बनाया गया है। तो ये इतना पॉइंट हो गया वैक्सीनेशन के बारे में। अब हम कुछ देखेंगे इसके बाद टाइप ऑफ वैक्सीन के कुछ प्रकार देखेंगे। तो फिर से हम कुछ देखेंगे कि वैक्सीन के प्रकार देखेंगे कि टाइप ऑफ वैक्सीन कितने होते हैं। टाइप ऑफ वैक्सीन, जो टाइप ऑफ वैक्सीन होते हैं कुछ टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजन होता है जिसके एंटीजन से क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, वो क्या होता है, लाइव होता है, जीवित होता है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और है, जीवित होता है लेकिन ये क्या होता है, बहुत वीक होता है, दुर्बलीकृत होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, दुर्बलीकृत होता है, कुछ करने लायक नहीं होता है, बस खाली क्या होता है, ये नाम का होता है पैथोजन, लेकिन एक किसी काम का नहीं होता है, सिर्फ नाम का होता है। तो सबसे पहले देखेंगे जो दुर्बलीकृत होते हैं इनके कौन से हैं एग्जाम्पल। तो सबसे पहले जो स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स का जो टीका होता है, एंटीबॉडी होता है, वो कैसा है, लाइव वैक्सीन का एक एग्जाम्पल है। दूसरा हो गया रोटावायरस, स्मॉल पॉक्स हो गया, रोटावायरस हो गया, बीसीजी हो गया, एमएमआर हो गया, ओपीवी हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है 2 बूंद जिंदगी की, वो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। ये 7 टाइप 1 का होता है, 7 टाइप। तो ये कुछ हो गए एग्जाम्पल हैं लाइव वैक्सीन के जो दुर्बलीकृत होते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, स्मॉल पॉक्स, रोटावायरस, बीसीजी, ओपीवी और एमएमआर। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे
लाइव के बाद देखेंगे किड वैक्सीन। किड वैक्सीन में क्या होते हैं, ये जो होते हैं पैथोजन, ये क्या होते हैं, मृत होते हैं, डेड होते हैं, ये मृत होते हैं। तो पैथोजन मृत होंगे तो एंटीजन क्या होगा, उनको बॉडी में दिया जाएगा, तो इनसे क्या होगा, जो एंटीबॉडी निर्माण होगी। तो इसके कुछ हैं, सबसे पहले है साल्ट पोलियो। साल्ट पोलियो जो होता है आईपीवी होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, ओपीवी था। ओपीवी का मतलब हो जाता है ओरल पोलियो वैक्सीन, और आईपीवी का मतलब हो जाता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। उसके बाद है दूसरे नंबर पर है वूपिंग कफ। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो होता है रेबीज, इन्फ्लुएंजा। तो ये कुछ टाइप के हैं वैक्सीन जो क्या होते हैं, किड वैक्सीन के टाइप। अब किड वैक्सीन के बाद हम देखेंगे टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में। ये हो गया दूसरे नंबर का, ये हो गया फर्स्ट नंबर का, और यहां पर मैं कर दे रहा हूं तीसरे नंबर का टॉक्साइड वैक्सीन। तो टॉक्साइड वैक्सीन क्या होते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन की कुछ एग्जांपल हैं, जैसे टिटेनस, है, टीटी, डिप्थीरिया है, डीटी, तो जो हम, और बॉटुलिज्म, तो यहाँ पे हो गए टॉक्साइड, सॉरी टिटेनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया और बॉटुलिज्म। ये तीन टाइप के हो गए। एक फोर्थ टाइप और है, फोर्थ टाइप है, क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको बोला जाता है पुनर्योगश डीएनए, हिंदी में बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगश डीएनए तकनीकी। तो इसका एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है जो जिसको सबसे ज्यादा पैमाने पर इससे प्राप्त किया जाता है, लार्ज स्केल पे प्राप्त किया जाता है जब वैक्सीन को, तो इसका हम यूज करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी। तो मित्रों ये थे वैक्सीन के टाइप ऑफ वैक्सीन के आप इसके प्रकार थे। तो यहाँ पर हमने देखा टाइप ऑफ वैक्सीन को देखा। सबसे पहले हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट के बारे में जाना जिन्होंने वैक्सीनेशन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बारे में हमने जाना कि जो वैक्सीन होता है कैसे हमारी बॉडी में काम करता है, पैसिव इम्यून क्या होता है, पैसिव वैक्सीनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने जाना कि टाइप ऑफ वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, ये टाइप ऑफ वैक्सीन क्या होता है। तो यहाँ पे 4 देखे, सबसे पहले देखे लाइव, किड और टॉक्साइड से देखे, फिर देखे रिकॉम्बिनेंट, सबके एग्जाम्पल हैं। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।